सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप सभी को क्लास 10th में प्रोन्नत होने के लिए बहुत सारी बधाई। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 में। मैं आपकी गृह विज्ञान की शिक्षिका हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में है और हम सभी अपने अपने प्रकार से उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या को किस प्रकार सामान्य रूप से रख सकें। सभी लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या सफाई कर्मी, सभी अपना कार्य अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो एक शिक्षक, शिक्षिका और छात्रा के रूप में हम अपने कर्तव्य को भी इस कठिन समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार शासन द्वारा आदेश दिया गया है और हमारी प्रधानाचार्य शाजिया मैडम के द्वारा हम सभी को निर्देशित किया गया है कि आप सभी को हम ऑनलाइन के माध्यम से अपने पाठ को पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और अगर हम गृह विज्ञान के विषय को देखें तो पहला जो अब पाठ है उसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। जैसा कि आपको पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है कि अगर हमें अपने घर को व्यवस्थित रूप से चलाना है तो हमें दो घटकों की विशेष आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम सबसे पहले आय को लेते हैं। पहला घटक क्या है? आय। तो अगर हम आय को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आय हमारे पास दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहली आय है मौद्रिक आय, जिसको कि हम प्रत्यक्ष आय के रूप में समझते हैं। दूसरी आय है अप्रत्यक्ष आय, जो कि हमें विभिन्न सुविधाओं और साधनों के द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है या हमारे पास रहती है। अगर हमारे पास स्किल है तो हमें उसके लिए व्यय नहीं करना पड़ता है। बजट बनाने के लिए जो दो मुख्य घटक हैं वो हमने आपको बताए, आय और व्यय। तो हमें इसकी क्या आवश्यकता है? हम सभी को पता है कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। तो यदि परिवार को चलाना है तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना भी हमारा परम कर्तव्य होता है। तो अगर हमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करनी है, जैसे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो उसके लिए हमें धन को व्यय करना पड़ता है। धन का अर्थ क्या है? आय। इसको हम प्रत्यक्ष आय कहेंगे। तो इस व्यय को हम कहाँ से करेंगे? परिवार को प्राप्त होने वाली आय को कहेंगे। तो जो भी आय हमें प्राप्त हो रही है उस आय को हम, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय को हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार से प्राप्त आय की हम एक सूची बनाते हैं और जिन साधनों पर, जिन आवश्यकताओं पर हमें व्यय करना है, जैसे भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, शिक्षा पे, मनोरंजन पे, इन सभी चीज़ों पे जो हमें व्यय करना है उस व्यय की हम एक अलग सूची बनाते हैं। तो आय और व्यय की एक सुनियोजित ढंग से बनाई गई सूची को ही पारिवारिक बजट कहा जाता है। अगर हम इसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि परिवार को चलाने के लिए ये जितने भी घटक महत्वपूर्ण हैं उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है पारिवारिक बजट। यह एक प्रकार की वित्तीय योजना है। प्लानिंग तो हमें हर कार्य के लिए करनी होती है, जैसा कि कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार बजट भी हमारी एक प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग है, मतलब हम धन को किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो एक ये निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। जैसे हम बजट एक दिन का भी बना सकते हैं, एक सप्ताह का भी बना सकते हैं और एक वर्ष का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर उसको सही तरीके से संचालित करना हो तो एक माह का बजट बनाना सर्वथा उपयुक्त रहता है। अब हम इस प्रपत्र को किस प्रकार बनाएंगे? हम परिवार में जितनी प्रकार की आय प्राप्त हो रही है
उनको नियोजित रूप से लिखेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले भी आप लोगों को समझाया है। जिन साधनों से हमें आय प्राप्त हो रही है उन साधनों को हम एक तरफ लिस्ट बना करके लिखेंगे। और इसी प्रकार परिवार के जो सदस्यों की आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं पर हमें खर्च करना है, जैसे स्कूल की फीस देनी है, शिक्षा पर खर्च करना है, भोजन पर खर्च करना है, वस्त्र पर खर्च करना है, घर का किराया देना है, तो इस प्रकार के अनेक व्यय हैं जो हम परिवार में हर महीने करते हैं। तो इस व्यय की भी हमको एक व्यवस्थित रूप से सूची बना लेनी है। तो ये जो प्रपत्र हमने आय और व्यय का एक व्यवस्थित रूप से बनाया, यही हमारा पारिवारिक बजट है। विभिन्न विद्वानों ने पारिवारिक बजट की अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे हम उसको और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने परिभाषा अभी आप लोग को दी है वो है वेबर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा। वेबर ने क्या कहा है बजट के लिए कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों के सुख एवं कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानीपूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से व्यय करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तथा विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। अर्थात व्यय को आय जितनी भी हमें प्राप्त हो रही है उसको हम इस प्रकार व्यवस्थित रूप से व्यय करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतोष प्राप्त हो सके, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। ऐसा ना हो कि कुछ सदस्यों की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएं और कुछ सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी ना हो। तो इस प्रकार हमें अव्यवस्थित बजट को रोकना है और व्यवस्थित तरीके से व्यय को करना है। ये परिभाषा जिस तरह आपको दी गई हैं आपको अपनी कॉपी में उसी प्रकार से लिखना है। दूसरी परिभाषा दी गई है क्रेग तथा रश के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है कि बजट भूत के व्यय, भूत मतलब पास्ट टेंस, पास्ट के पिछले व्यय और भविष्य मतलब फ्यूचर का अनुमानित व्यय, क्योंकि हम भूत के व्यय को तो समझ सकते हैं लेकिन जो भविष्य का व्यय है वो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कभी कदाचित कोई आकस्मिक व्यय करना पड़े तो हम जो व्यय लिखेंगे भविष्य का वो अनुमानित लिखेंगे। और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। हमारी जितनी मदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उस पर हम जिस प्रकार पिछले व्यय को और भविष्य के अनुमानित व्यय को जिस प्रकार लिखते हैं वही हमारा बजट है। इसको भी आप उसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम ये देखते हैं कि हमको इस पारिवारिक बजट को बनाने के बाद किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है और क्या इसके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। इसमें मुख्य 6 उद्देश्यों को मैंने लिखा है। पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी कुल आय का सही विवरण रखना। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा परिवार किस प्रकार का है, एकांकी है या संयुक्त, और उसमें भी कितने लोग हैं जो कि घर में आय को लाते हैं, तो उनका एक विवरण रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सभी प्रकार के व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना। अब यहाँ क्रमिक लिखने का आशय ये है कि व्यय को हम अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिखें। ऐसा ना लिखें कि जिस व्यय की अभी हमें आवश्यकता ना हो वो व्यय हम पहले लिखते हैं और जो प्राथमिक व्यय है उनको बाद में लिखें। तो इस प्रकार का काम नहीं करना है, उनको अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही क्रम में उनको लिखना है व्यय को। तीसरा पॉइंट है पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना। हमारे परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं या हमारे परिवार का रहन सहन का क्या स्तर है, इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें बजट को बनाना चाहिए। चौथा पॉइंट है आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। जब भी हम बजट बनाते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा आय से कम रखना चाहिए जिससे कि कुछ बचत हो और यदि कोई आकस्मिक खर्चे आते हैं तो उसके लिए हम उन्हें इन्वेस्ट कर सकें। पांचवा पॉइंट है पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना। घर में जो सदस्य परिवार की आय में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं उन्हें जरूर इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे घर की आय में क्रमिक वृद्धि कर सकें।
छठा और अंतिम पॉइंट है परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। यदि हम देखते हैं कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य चीज़ पर अनावश्यक व्यय किया जा रहा है तो हमें उसे ज़रूरी नियंत्रित करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि अभी इसे व्यय ना किया जाए, जब भी बचत के पैसे बचेंगे उसमें हम उस खर्च को कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हैं जो हमने पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्य में लिखे हैं। आशा करती हूँ इतना आज के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आपने इसे समझा है तो मेरे द्वारा दिए गए हुए अभ्यास के कुछ प्रश्न को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 4 प्रश्न मैंने दिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आप पारिवारिक बजट क्या है और उसका अर्थ लिखेंगे। इसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। दूसरा है पारिवारिक बजट की परिभाषाएं लिखिए। पारिवारिक बजट की 2 परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अन्य परिभाषाओं को भी उसमें लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन है पारिवारिक बजट के विभिन्न उद्देश्य लिखिए। मैंने अभी 6 उद्देश्य आपको बताए हैं। यदि आपको लगता है कि इसके और भी अन्य उद्देश्य हो सकते हैं तो उसे मेंशन करना ना भूलिए, अच्छा होगा। चौथा पॉइंट है अपने परिवार के 1 माह के आय और व्यय को सूचीबद्ध करें। जैसा हमने बताया है, बजट बनाने के लिए हमें आय को भी सूचीबद्ध करना है और व्यय को भी। यदि आपको अपने माता पिता की सहायता लेनी हो तो इसमें लेते हुए अपने परिवार के 1 माह के आय और व्यय को एक सूची बनाकर लिखें। फिर अगली क्लास में आपको आगे के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।